हेलो, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है और सिर्फ हमारे पास आज का ही टाइम है और कल हमारा एग्जाम होगा। एआई का फाइनल एग्जाम होने वाला है, तो प्रिपरेशन कैसी चल रही है सब लोगों की? आई होप कि आप लोगों की प्रिपरेशन अभी तक बहुत लगभग कंप्लीट हो ही चुकी होंगी, बट मैं थोड़ा सा रिकैप आपका लेना चाह रहा हूँ एनएलपी के बेसिस पे कि अगर आप थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं तो किस बेसिस पे आपको पढ़ना है। देखिए, मैं आपको पहले एनएलपी के पार्ट 1 के बारे में पूरा समझा चुका हूँ कि एनएलपी में आपको कैसे आपने कैसे प्रिपरेशन की होगी, क्या मेथड था उसका, एनएलपी का अल्टीमेट गोल क्या था, ये सारी चीजें आपने देखी थी। आज एनएलपी 2 के अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बेटा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि अल्टीमेट गोल क्या था एनएलपी का। अल्टीमेट गोल यही था कि हमारा जो मेन मोटिव यही था कि जैसे इंसान इंसान की लैंग्वेज को समझ के उसको उसको मिमिक करके कुछ प्रोडिक्शन देता है, कुछ सोच समझ के सुनता है, फिर सोच समझ के कुछ आंसर करता है, वही एनएलपी का मेन अल्टीमेट गोल है। यानी ऐसी ही मशीन आपकी बातों को सुने, ऐसी ही मशीन आपकी बातों को सुने और फिर प्रिडिक्ट करने के बाद आपको आंसर्स जनरेट करे। ठीक है, तो यही हमारा अल्टीमेट गोल था एनएलपी का। अब एनएलपी कैसे होगा, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ये कैसे पढ़े हम, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। तो एनएलपी में अगर आप देखेंगे तो एनएलपी में जो चीजें हो रही हैं, जैसे मैंने आपको बोला कि ह्यूमन ह्यूमन की लैंग्वेज को समझ पाता है, वैसे ही जब ह्यूमन की लैंग्वेज को जब मशीन समझ जाए, है ना, तो वही एनएलपी है। बट एनएलपी में कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम ये सारी चीजें कर पा रहे हैं? तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो बच्चा ये है आपका टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। यानी टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपने जितने भी टेक्स्ट या जितने भी आपकी लैंग्वेजेस पार्ट है उसको हम मशीन तक पहुंचा पा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पार्ट है इसमें, ये इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है? इंपॉर्टेंट पार्ट आपका इसमें टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन है। मतलब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ही वही प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन मशीन तक रख पा रहे हैं और मशीन सारी आपको इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के बाद आपको कुछ आउटपुट शो कर रहा है। ठीक है, अब जैसे आप देख पा रहे होंगे इसमें सेंटिमेंट एनालिसिस बहुत जरूरी है, पढ़ लीजिएगा इसको, एक बार नजर मार लीजिएगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैटबॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट कि डिफरेंसेस क्या होंगे, एक ह्यूमन लैंग्वेजेस और कंप्यूटर लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस होता है, ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, एक बार इसको देख लीजिएगा। चैट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। स्क्रिप्ट बोर्ड और स्मार्ट बोर्ड की डिफरेंसेस जितने भी हैं उसको आप कवर कर लीजिएगा आज ही। ठीक है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन अगर आप देखेंगे, देखिए तो मैंने आपको क्या बोला कि वो कौन सा मेथड है जिसके थ्रू हम अपनी बात मशीन तक रख पा रहे हैं और मशीन हमें कुछ प्रोडिक्ट करके आउटपुट दे पा रहा है, तो वो प्रोसेस है आपका टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग स्टेप्स मिलेंगे। पहला आपको मिलेगा सेंटेंस सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन जो वाला पार्ट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास पैराग्राफ आ जाता है, उस पैराग्राफ के आपको क्या करना है, सेगमेंटेशन में उनको कन्वर्ट करना है। तो व्हाट यू विल डू फर्स्ट, आपको सेंटेंस को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो यू कैन सी इन दिस अंडर सेंटेंसेस सेगमेंटेशन द होल कॉर्पस इज डिवाइडेड इनटू सेंटेंसेस। अगर मैं यहाँ पे कॉर्पस वर्ड की अगर मैं बात करता हूँ, कॉर्पस की बात करता हूँ, तो कॉर्पस का मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं है। कॉर्पस का मतलब एक तरीके से यही है, जो भी आपका टेक्स्ट डेटा होगा, ठीक है, वो जो टेक्स्ट डेटा होगा वो पैराग्राफ वाइज होगा। ठीक है, तो जो भी टेक्स्ट डेटा होता है डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पे उसको हम कॉर्पस बोलते हैं। ठीक है, तो as you can see in this, under sentences segmentation, the whole corpus is divided into sentences. Each sentence is taken as a different data. So now the whole corpus gets reduced to sentences. यानी जो भी आपका आंसर या जो भी आपके टेक्स्ट जो भी हैं, अगर वो सेंटेंसेस पैराग्राफ के फॉर्म में होते हैं तो हम उसको किस में रिड्यूस करेंगे, सेंटेंसेस की फॉर्म में रिड्यूस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप आ जाता है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है सेकंड स्टेप में आपका टोकनाइजेशन। अब टोकनाइजेशन क्या है? टोकनाइजेशन का मतलब ये होता है आफ्टर सेगमेंटिंग द सेंटेंसेस, ईच सेंटेंसेस इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टोकन्स। इसका मतलब बच्चा यही हो रहा है, जब आपने सेंटेंसेस को डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो आपके सेगमेंटेशन में कंप्लीट हो गए। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, आफ्टर आपको उसको चंक्स में डिवाइड कर देना है। यानी जितने भी आपके सेंटेंसेस थे उसको आपने क्या करना है, आपको चंक्स में डिवाइड कर देना है। सो आफ्टर सेगमेंटिंग द सेंटेंसेस, ईच सेंटेंसेस इज देन फर्दर डिवाइडेड इनटू टोकन्स।
Tokens is a term used for any word or number or special character occurring in a sentences, यानी उस sentences में आने वाले जितने भी word होंगे उसको chunks के form में उसको क्या करना होगा, divide करना होगा। और इसी process को हम क्या नाम दे रहे हैं, इसी process को हम नाम दे रहे हैं under tokenization। Now every word, number and special character is considered separately and each of them is now separate token। चाहे वो आपके helping verb हो, चाहे वो आपके numbers हो, चाहे वो आपकी special character हो, इन सभी को हमने क्या करना है, चंक्स में डिवाइड करना है। और जब हम चंक्स में डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तो हम इसी को हम टोकनाइजेशन का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये आपका टोकनाइजेशन सेकंड नंबर का स्टेप है। आफ्टर दैट जब आप इन सभी चीजों को जब आप सेगमेंटेशन करने के बाद जब आप इसमें क्या कर देते हैं, टोकनाइजेशन प्रोसेस कर देते हैं, तो उसके बाद आपके पास थर्ड स्टेप आता है। तो थर्ड स्टेप क्या होगा इसमें, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड नंबर्स। ठीक है, देखिए इंग्लिश सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के लिए बनी है, बट ना तो वो मशीन के लिए बनी है और ना ही किसी डिवाइसेस के लिए बनी है। ठीक है, एज अ हाई लेवल लैंग्वेज हम इसको यूज करते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मशीन इंग्लिश लैंग्वेज को समझती है। इंग्लिश समझने के लिए एज अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और बहुत सारी ग्रामर्स हैं, बट मशीन को सिर्फ क्या पता है, मशीन लैंग्वेज पता है। तो मशीन लैंग्वेज को क्या नहीं चाहिए, ग्रामर पोर्शन नहीं चाहिए। तो इसलिए जो आपका थर्ड स्टेप आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिमूविंग स्टॉप वर्ड, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। यानी कि उन सभी सेंटेंसेस, उन सभी वर्ड्स में से जो एक्स्ट्रा वाले पार्ट्स हैं उसको क्या किया जाए, रिमूव किया जाए, है ना। क्योंकि हमें ग्रामर पोर्शन नहीं चाहिए, हमें अपनी बात को रखना है मशीन तक, बट मशीन किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, 0 एंड 1 की फॉर्म में। तो हम इतने भारी भरकम शब्दों को हम मशीन तक नहीं पहुंचा पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें सारे वर्ड्स को या जितने भी जो ग्रामर पोर्शंस में आते हैं, जो मेन पार्ट हो गए उसी को हम रखेंगे। ठीक है, और जो सारे एक्स्ट्रा वाले पार्ट होंगे उसको हम इसमें एड ऑन नहीं करेंगे। तो जो आपका स्टेप है ये यही है बच्चा, रिमूविंग स्टॉप वर्ड्स, स्पेशल कैरेक्टर एंड नंबर्स। अब देखिए क्या बोलता है इसका मतलब, stop words are the words which occurs very frequently in the corpus but do not add any value to it। यानी कि क्या करना होता है, स्टॉप वर्ड्स का मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो पहले तो हमें उन चीजों को रिमूव करना है, और जितने भी आपके हेल्पिंग वर्ब हो गए या जितने भी आर्टिकल हो गए उनको हमने यहाँ पे ऐड नहीं करना है। ठीक है, जैसे एट द रेट हो गया उसको हमने डिडक्ट कर दिया। ठीक है, इज, एम, आर, ये सारी चीजें सब रिमूव होंगी, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें मशीन पे वर्कआउट करना है। तो वर्कआउट करने के लिए हमें मशीन तक अपनी बात को पहुंचानी पड़ेगी, बट बात को पहुंचाने के लिए वो क्या करना होगा, ये सारे एक्स्ट्रा पार्ट्स को हमें रिमूव करना होगा। सो दीज वर्ड्स अकर द मोस्ट in any given corpus but talk very little or nothing about the context of the meaning of it। ठीक है, hence the make it easier for the computer to focus on meaningful terms, the words are removed। Along with these words, a lot of times of our corpus might have special character and for numbers। So now it's depend on the time of corpus that we working or whether we should keep them it or not। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं। बट if you are working on a document containing email ID, then you might not want to remove the special character and number, whereas in some other textual data in these character do not make sense, so then you can remove them along with the stop words। यानी कि जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है उसमें यही है कि हमें कुछ पंक्चुएशन को, कुछ स्पेशल कैरेक्टर को रिमूव कर देना है अगर वो उस सेंटेंसेस के फॉर्म में यूजफुल नहीं है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है आपका कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। क्या मतलब है इसका, कि यानी कि मशीन कौन सी भाषा समझती है, मशीन सिर्फ 0 एंड 1 की भाषा ही समझती है जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हैं। सो आफ्टर द स्टॉप वर्ड्स रिमूवल वी कन्वर्ट द होल टेक्स्ट इनटू अ सिमिलर केस, प्रेफरेबली lower case, and this ensure that the case sensitivity of the machine does not consider the same words as different just because of different cases। यानी मशीन तो एक ही भाषा समझती है, वो 0 1 की फॉर्म में है, तो उनके लिए कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। अगर आप कोई भी डेटा इनपुट करवा रहे हैं तो कोई भी डेटा रॉन्ग इनपुट ना हो, इसलिए हम क्या कंसिडर करेंगे, इसलिए हम कंसिडर करेंगे यहाँ पे हम केस सेंसिटिव को, यानी कि जितने भी हम वर्ड्स के जितने भी स्पेलिंग्स देंगे वो हम उसे स्मॉल लेटर में ही देंगे। तो एक ये नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है वो आपका आता है कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू अ कॉमन केस। ठीक है, क्लियर है सब बच्चों। तो आप जैसे आप देख पा रहे होंगे एग्जाम्पल में, आप देखेंगे कि देखिए अलग अलग तरीके से यहाँ पे हेलो को डिफाइन किया गया है, बट जो राइट वे है वो यही है कि हम सारी चीजों को स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करें, दैट इज HELLO, है ना। तो इस तरीके से हम हेलो को हम यहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, क्योंकि हमें स्क्वीज करना है, हमें जितने भी वर्ड्स हैं उनको कम से कम
शॉर्टकट में लिख के हमें मशीन को प्रोवाइड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका आ जाता है बच्चा, वो आता है स्टैमिंग। ठीक है, अब स्टैमिंग क्या प्रोसेस है? स्टैमिंग में क्या होता है कि जितने भी एफिक्स होते हैं, यानी नाम के बाद जितने भी एफिक्स होते हैं उनको हटा दिया जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने मैंने लिखा कमिंग, तो कमिंग का जो एफिक्स है वो मैंने आईएनजी हटा दिया। ठीक है, बट एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, स्टेमिंग एफिक्स के पार्ट को हटा देगा, बट जरूरी नहीं है कि स्टेमिंग से निकलने वाले सारे वर्ड्स मीनिंगफुल हो। ठीक है, यहाँ पे स्टेमिंग आएगा और एक दूसरा आएगा लेमेटाइजेशन। ठीक है, तो स्टेमिंग में हम वर्ड्स को क्या करते हैं, उसके एफिक्स के पार्ट को निकाल के जो पार्ट बचता है वो हमारा स्टेमिंग होता है। सो इन दिस स्टेप द रिमेनिंग वर्ड्स आर रिड्यूस्ड टू देयर रूट्स वर्ड्स। इन अदर वर्ड्स, स्टेमिंग द प्रोसेस इन विच द एफिक्स ऑफ वर्ड आर रिमूव्ड एंड द वर्ड्स आर कन्वर्टेड टू देयर बेस फॉर्म। यानी अगर मैं कमिंग में से आईएनजी हटा देता हूं तो हमारे पास बेस फॉर्म ही बचेगा, यानी रूट वर्ड्स ही बचेगा। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, स्टेमिंग बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो स्टेमिंग होता है वो थोड़ा फास्टेस्ट होता है कंपेरेटिवली लेमेटाइजेशन से। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, स्टेमिंग में और लेमेटाइजेशन में? स्टेमिंग आपको समझ में आ गया, वर्ड के लास्ट में जो भी आपके एफिक्स होते हैं उनको रिमूव करना है। ठीक है, जो भी आंसर निकल के आता है वो आपका स्टेमिंग होगा, बट जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का कोई मीनिंग आपका स्टेमिंग बनाए। ठीक है, अच्छा लेमेटाइजेशन में आते हैं, वैसे ही है, इसी की तरह ही है जैसे आपका जो हमने अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था, स्टेमिंग पढ़ा था, वैसे ही आपका लेमेटाइजेशन है। लेमेटाइजेशन में क्या होता है बच्चों, देखिए लेमेटाइजेशन का काम थोड़ा सा बढ़ जाता है, जैसे कि क्वालिटी वर्ड्स को निकालना, कुछ मीनिंगफुल रिजल्ट्स को शो करना। सो स्टेमिंग एंड लेमेटाइजेशन बोथ आर ऑल्टरनेटिव प्रोसेस टू ईच अदर एज द रोल ऑफ बोथ द प्रोसेस इज सेम, रिमूवल ऑफ एफिक्सेस। यानी लेमेटाइजेशन काम भी वही है कि उनके जितने भी वर्ड्स होंगे उस वर्ड से एफिक्स को रिमूव कर देना। जैसे स्टडी है तो स्टडीज हो जाता है, तो उसमें आईईएस को अगर हमने रिमूव कर दिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, स्टडीज बच जाएगा, बट स्टडी में क्या रह जाएगा, STUDI रह जाएगा, है ना। तो हम आई को हटा के अगर हम वाई लगा देते हैं तो उससे हमारा कुछ मीनिंग बन जाएगा, और वो स्टडी का मतलब आप खुद ही समझ सकते हैं। तो समझ में आ रहा है, लेमेटाइजेशन का मतलब क्या होगा कि वो कन्वर्ट तो करेगा, वो एफिक्स को भी रिमूव करेगा, बट जो उसके रिजल्ट आएंगे वो मीनिंगफुल होंगे। यानी जितने भी वर्ड जो उससे निकलेंगे उसको क्या करना होगा, अगर कोई गलत मीनिंगफुल भी मीनिंग जो अगर गलत बन रहा है तो उसका आंसर भी वो सही करेक्ट करके देगा। ठीक है, तो यही लेमेटाइजेशन का प्रोसेस है, और इसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो इसी वजह से लेमेटाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो है। आया समझ में बच्चा? तो लेमेटाइजेशन और स्टैमिंग इसको पढ़ लीजिएगा। लैमा जो आपके वर्ड्स निकलेंगे, जो कन्वर्ट करके वर्ड आएंगे, उसको हम लैमा बोलेंगे, लैमा। ठीक है, तो स्टैमिंग और लेमेटाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद बस यही प्रोसेस था। ठीक है, तो जो मैंने आपको टेक्निक्स बताई, जो टेक्स्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो आती है, मतलब ये वही प्रोसेस है, ये वही प्रक्रिया है जिसकी थ्रू आप अपनी बात को मशीन तक पहुंचा सकते हो, सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन के थ्रू। और टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में ये सारे स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करने होंगे। तो बच्चा इस तरीके से आप पढ़िए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं है क्योंकि 24 आवर्स के बाद भी आप एग्जाम्स देना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करने वाले हैं एल्गोरिथम के बारे में। भाई अब ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं, बट हमें फाइनल डेस्टिनेशन तक हमें वर्कआउट करना है, तो कुछ ना कुछ तो रिसोर्स चाहिए। तो उसके लिए हम यहाँ पे सहारा लेंगे किस चीज का, एल्गोरिथम्स का सहारा लेंगे। विदाउट एल्गोरिथम्स हम प्री प्लान नहीं कर सकते। अगर हम मैं बात करूं टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन की, तो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन आपका प्री प्रोसेस है, यानी प्रोसेस करने से पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन को क्या कर रहे हैं हम, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन हम कर रहे हैं, बट ये किससे, जो एनएलपी जो हम करना चाह रहे हैं, जो हमारा अल्टीमेट गोल है बच्चा, हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि मशीन तक अपनी बात रखनी और वो इंसान की तरह सोचे और समझे। तो ये कौन सा प्रोसेस आता है, ये प्री प्लान प्रोसेस है आपके एनएलपी का, जिसको हम क्या नाम दे रहे हैं, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, अब हमें फाइनलाइज भी करना है, हमें अपने प्रोजेक्ट पे वर्कआउट करना है, हमें हमें डिजायर आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए हम एल्गोरिथम का सहारा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बच्चे, यहाँ पे दो एल्गोरिथम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक आता है आपका बैग ऑफ वर्ड्स और एक आता है आपका TXIDF। TXIDF में मैं आपको ध्यान से बताना चाहता हूँ, TXIDF को नहीं पढ़िएगा क्योंकि TXIDF आपके सब्जेक्ट में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस इसको काउंट किया जा चुका है। तो बैग ऑफ वर्ड्स को कीजिए। बैग ऑफ वर्ड्स मतलब वो फाइनल प्रक्रिया, वो फाइनल प्रोसेस जिसमें हम इन सभी चीजों को यूज करने वाले हैं, यानी जो भी हमने जो भी हमारा स्क्वीज होके, यानी जो भी हमारा डेटा बन के आया है उसको अब हम फाइनली प्रोसेस करने वाले हैं बैग ऑफ वर्ड्स की तरह। आप देख पा रहे होंगे बैग ऑफ वर्ड्स का मतलब बैग में कितने सारे वर्ड्स। तो जैसे आप देख पाएंगे इस एग्जाम्पल में कि
कॉर्पस ने बहुत सारे अलग अलग टेक्स्ट को क्या किया, आप पैराग्राफ को देख पा रहे हैं, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट हुआ अलग अलग फॉर्म में, यानी जो भी हमारे पास फिल्टर करके जो भी हमारे पास वर्ड आए तो उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने प्रोसेस कर दिया। किसके किसके थ्रू प्रोसेस कर दिया, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन में जितने भी स्टेप्स थे, चाहे वो स्टेमिंग हो, चाहे वो आपके टोकनाइजेशन हो, चाहे वो आपके सेगमेंटेशन हो, चाहे वो आपके कन्वर्ट ऑफ कॉमन केसेस हो, तो ये सारे स्टेप्स हमने किया, फॉलो किया, उसी के बाद में हमें ये रिजल्ट्स मिले। ओके, सो अब हमें क्या करना है, देखिए आप बैग ऑफ वर्ड्स को कैसे समझेंगे, बहुत आसान भाषा में आपको बताने वाला हूँ। द इमेज गिव्स अस अ ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ हाउ टू बैग ऑफ वर्ड्स वर्क्स। आपको पता चल रहा होगा कि बैग ऑफ वर्ड्स कैसे काम कर रहा है, क्योंकि जब हम बैग ऑफ वर्ड्स की बात करते हैं, क्योंकि बैग ऑफ वर्ड्स अपने आप में ही पूरा एनएलपी नहीं है, एनएलपी में अलग अलग प्रोसेस थे। एनएलपी में हमने पहले टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन पढ़ा, उसके बाद फिर क्या आता है हमारे पास, बैग ऑफ वर्ड्स आता है। अब देख लेते हैं इसको कैसे हम करने वाले हैं। तो देखो क्या मतलब है इसका। Let us assume that the text on the left in the image is the normalized corpus which we have got after going through। ध्यान से समझिएगा, कॉर्पस का मीनिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन, यानी जो भी टेक्स्ट रिलेटेड जो भी फाइल होगी उसको हम कॉर्पस का नाम दे रहे हैं। सो गोइंग थ्रू ऑल द स्टेप्स ऑफ टेक्स्ट प्रोसेसिंग, नाउ एज वी पुट द टेक्स्ट इनटू द बैग ऑफ वर्ड एल्गोरिथम। ठीक है, तो एआई में जो बेसिक्स हमारे एल्गोरिथम है, हम एल्गोरिथम का सहारा लेंगे क्योंकि हमें प्लानिंग करके ही चलना है। तो हमें अगर फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो हमें टेक्निक्स भी यूज करनी होंगी और हमें एल्गोरिथम और प्लानिंग भी करनी होगी, तो यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, so algorithm returns to use the unique words out of the corpus and their occurrences in it. As you can see on the right, it shows us list of words appearing in the corpus and the numbers corresponding to it show how many times the word has occurred in the text body. And we can say that the bag words of gives us two things। देखिए bag of words का एक सबसे important रोल ये भी है कि ये काउंट करता है कि कितने यूनिक वर्ड्स आ रहे हैं और कितनी बार अकरेंसेज हो रही है, मतलब कितनी बार रिपीटेशन हो रही है हर वर्ड्स की। सो दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, राइट। ठीक है, आप थोड़ा सा इसको स्टेप बाय में समझ लेते हैं। तो देखिए, a vocabulary of words of the corpus, the frequency of these words, number of times it has occurred in the whole corpus। ठीक है, तो here, calling the algorithm a bag of words symbolizes that the sequence of sentences or tokens does not matter. In this case, all we need are the unique words and their frequencies। यानी कि हमारा दो ही काम इंपॉर्टेंट है इसमें। पहला काम हमें फ्रिक्वेंसीज चेक करना कि कितनी फ्रिक्वेंसीज काउंट हुई हैं, एंड सेकंड दैट इज कि हमें वहां पे यूनिक वर्ड्स को चेक ऑन करना है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टेक्स्ट प्रोसेसिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कलेक्टिंग डेटा एंड प्री प्रोसेस इट। ठीक है, तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग में हमें ये सारी चीजें करनी है। ठीक है, सारे अब टेक्स्ट प्रोसेसिंग में देखो क्या है, टेक्स्ट प्रोसेसिंग में यही है कि आफ्टर once we have done this technique, so we have to move another process which is very very important। so as you can see कि हमें क्या करना है, हमें टेक्स्ट प्रोसेसिंग करनी है। तो टेक्स्ट प्रोसेसिंग कैसे होगा, टेक्स्ट प्रोसेस आप जैसे एक एग्जांपल समझेंगे उससे आपको थोड़ा सा क्लियर समझ में आएगा। देखिए आपके पास थ्री क्या है, आपके थ्री आपके पास डेटा है। सो एज यू कैन सी डॉक्यूमेंट वन में व्हाट इट हैज गिवन, अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस्ड। डॉक्यूमेंट टू, Aman went to a therapist, and number three is Avni went to download a health chatbot। So here you can see अगर आपके पास बैग ऑफ वर्ड्स का एल्गोरिथम के थ्रू कुछ आपको रिमूविंग पार्ट करने के लिए आता है या आपको प्री प्रोसेसिंग करने के लिए आता है, तो ये स्टेप्स आपको फॉलो करना है। मान लीजिए कि आपको आपके पास क्या आ गया कि आपको क्या करना है, बैग ऑफ वर्ड्स का आपको सॉल्यूशन करने के लिए आ गए या कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आ गए, तो नंबर वन आप स्टेप क्या करेंगे, कलेक्टिंग डेटा एंड प्री प्रोसेसिंग इट। सो these are the texts which you can see in these statement। after that what you will do after in this, here are three documents having one sentences each। after text normalization the text becomes, तो इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन करने के बाद आपको इन सभी चीजों को, इतनी भी जितने भी सारे आपके सेंटेंसेस थे, जो वर्ड्स थे, उसको क्या करना है, वर्ड्स में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चंक्स में हमने टोकनाइजेशन कर दिया इसका, अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस, तो अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस आपने देखा होगा वर्ड्स में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, वैसे ही हमने सेकंड लाइन को भी क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। और नंबर थ्री में भी हमने क्या किया, सेंटेंसेस को वर्ड में, चंक्स में हमने कन्वर्टेड करने की कोशिश कर दी।
नंबर टू, ये एल्गोरिथम है बैग ऑफ वर्ड्स का, कि बैग ऑफ वर्ड्स के थ्रू हम कैसे कंप्लीट करेंगे अपने इस प्रोजेक्ट को, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, कलेक्ट किया डेटा एंड प्री प्रोसेसिंग इट। यानी पहले हमने डेटा को कलेक्ट किया और प्री प्रोसेसिंग कर दिया। प्री प्रोसेसिंग का मतलब हमने टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन ऑलरेडी कर रखी है, तो बैग ऑफ वर्ड्स पे जो नंबर वन स्टेप आएगा वो ये भी आएगा, प्री प्रोसेसिंग वाला पार्ट, जो कि टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन कंसिडर माना जाएगा। ठीक है, नंबर स्टेप टू नंबर में आ जाते हैं क्रिएट अ डिक्शनरी। क्रिएट अ डिक्शनरी का मतलब क्या, कि जो भी हमने बनाया था, जो भी हमने उसको एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है, या जो भी हमने कन्वर्ट किया, ठीक है, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, डिक्शनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो एज यू कैन सी, go through all the steps and create a dictionary, list down all the words with occur in all the three documents। यानी जो भी आपने डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू एंड डॉक्यूमेंट थ्री में देखा, उन सेंटेंसेस को हमने वर्ड्स और चंक्स में उसको कन्वर्ट कर दिया। अब वो बोलता है स्टेप नंबर टू में कि आप इन सभी को आप इसकी डिक्शनरी बना लीजिए। तो डिक्शनरी कैसे बनेगी, देखिए, हमने उस सेंटेंसेस को चंक्स के बेसिस पे लिखना स्टार्ट किया डिक्शनरी के फॉर्म में। देखेंगे आप, अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस व्हेन डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट थेरेपिस्ट टू। ठीक है, तो वो सारे फॉर्म हमने जो हमने लिखे थे, जो हमने पढ़े थे, उसको हमने एज ए डिक्शनरी के तौर पे, जो ये रेड रेड वाला पार्ट देख रहे हैं आप, इसको हमने इसमें डिजाइन कर दिया। ठीक है, अब हाँ, अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बच्चा, वो यही है कि हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है बैग ऑफ वर्ड्स के अंदर कि जो आपने क्रिएट डिक्शनरी की है ना, क्रिएट डिक्शनरी जब आपने की, देखो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, note that even through some words are repeated in different documents, they all are written just once a while creating the dictionary, we create the list of unique words। तो यहाँ पे जो वन वन और जीरो जीरो है, ठीक है, वन वन जीरो का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो, इसका मतलब भी समझ जाना। वन वन जीरो का मतलब, जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखेंगे, तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फॉर्म था। टेक्स्ट फॉर्म में क्या था, जैसे अमन एंड अवनी आर स्ट्रेस वेन टू अ थेरेपिस्ट डाउनलोड हेल्थ चैटबॉट। तो जो ये लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को हमने किससे कंपेयर किया, जब आप उस डॉक्यूमेंट को क्या कर रहे थे, प्री प्रोसेस करने से पहले जब आप लिख रहे थे। मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर वन, है ना, डॉक्यूमेंट वन, डॉक्यूमेंट टू, डॉक्यूमेंट थ्री एंड डॉक्यूमेंट फोर। तो वो आपके सारे क्या थे, सेंटेंसेस की फॉर्म में थे। अब आपको क्या चेक करना है कि वही नेम इस लिस्ट में कितनी बार आ रहे हैं। ठीक है, अमन कितनी बार आ रहा है, तो अगर अमन दो या दो से ज्यादा बार आ रहा है, या एक से ज्यादा बार आ रहा है, तो अमन एग्जिस्ट कर रहा है, हर सेंटेंसेस में एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके लिए जो चीज बार बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब वो एग्जिस्ट हो रही है। तो एग्जिस्ट जब होगी, तो वहां पे हमें क्या लगाना है, वन लगाना है। और जो चीज एग्जिस्ट नहीं हो रही है, ठीक है, जो चीज एग्जिस्ट नहीं हो रही है, वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, हम वहां पे जीरो पुट कर देंगे। और ऐसे ही हमें जितने भी डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो डॉक्यूमेंट वन हो, डॉक्यूमेंट टू हो, डॉक्यूमेंट थ्री हो, डॉक्यूमेंट फोर हो, जितने भी फॉर्म है, उसमें आपको क्या करना है, पहले आपको डिक्शनरी क्रिएट करनी है। आफ्टर दैट उस डिक्शनरी को कंपेयर करना है प्रीवियस वैल्यू से। तो जब आप प्रीवियस सेंटेंसेस से जब आप कंपेयर करेंगे, तो वहां पे आपको पता चलेगा कि कौन कितनी बार एग्जिस्ट कर रहा है। मान लो हर बार हर सेंटेंसेस में अमन रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो अमन अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां पे वन आएगा, और अगर नहीं कर रहा है तो जीरो आ जाएगा। ठीक है, since the first document we have Aman and Avni are stressed, so all these words get a value of 1 and the rest of the words get a 0 value। यानी फर्स्ट सेंटेंसेस में ये चेक करना था, हमें कंपेयर करना था कि क्या पुरानी वैल्यूज में वही नंबर आ रहा है, क्या वही वर्ड्स आ रहे हैं। अगर वो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं आपके प्रीवियस वैल्यू यानी प्रीवियस वर्ड से, तो इसका मतलब वहां पे वन आएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है। और जो नहीं आ रहा है, जो यूनिक वर्ड है, अगर वो नहीं आ रहा है, तो वहां पे जीरो लगा देंगे। ऐसे ही हमारा बैग ऑफ वर्ड्स कंप्लीट होता है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखो, क्रिएट डॉक्यूमेंट वेक्टर्स फॉर ऑल दी डॉक्यूमेंट्स, और ऐसे ही अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के साथ करना है। अगर आपके पास सेंटेंसेस वन था, वो डॉक्यूमेंट वन था। अगर आपके पास सेंटेंसेस टू था, तो वो डॉक्यूमेंट टू था। ऐसे थ्री एंड फोर। ठीक है, सो इन दिस टेबल द हेडर रो कंटेन्स द वोकैबुलरी ऑफ द कॉर्पस एंड three rows correspond to the different documents। Take a look at this table and analyze the positioning of zero and the first in it। Okay, so finally the gives us the document vector table for our corpus, however the tokens have still not been converted to the numbers। This leads us to the final step for our algorithm। ठीक है, तो यानी कि ये भी फाइनल आंसर नहीं होता है, बट हम अलग अलग प्रोसेस, यानी बैग ऑफ वर्ड्स का आंसर नहीं होगा, या बैग ऑफ वर्ड्स के थ्रू ही हमारा आंसर नहीं निकलने वाला है, बट हमें टीएफ आईडीएफ के थ्रू भी हमें डिजायर्ड आउटपुट मिल सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस है, ये एल्गोरिथम, ये प्लानिंग है, इसके थ्रू ही हम अपनी
मशीन तक जितनी भी सारी जो आप करना चाह रहे हैं, जैसे आपने हमने अभी सारे प्रोसेस क्यों किए, हमने प्रोसेस इसलिए किए ताकि हम अपनी बात मशीन तक रख पाए। ठीक है, तो वो छोटे 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 पार्ट्स में, चंक्स में कन्वर्ट होने के बाद फिर वो मशीन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और उसके बाद हमें आउटपुट मिलने जाएगा। तो इसीलिए अगर आप देख पा रहे होंगे, सिरी, एलेक्सा इसी प्रोसेस पे वर्क आउट करती हैं और तभी हमें रिप्लाई मिल पाता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है तो प्लीज कीप इन योर माइंड, है ना, समझते रहिए, करते रहिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा। आज ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम। ठीक है, बिकॉज इसमें नई टेक्निक्स यूज हो रही हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। कल आपका एग्जाम है, स्ट्रेस फ्री होके पढ़िए। ठीक है, हर चीज को समझने की कोशिश कीजिए, रट्टा नहीं मारिए, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप रट्टा मारेंगे तो आपके माइंड में कुछ नहीं आएगा। मैंने बहुत इजी वे में बताया कि एनएलपी का मतलब क्या होता है। कंप्यूटर विजन में भी वही चीज है। ठीक है, कंप्यूटर विजन में हमें क्या पढ़ना था, कंप्यूटर विजन का क्या मोटिव था, कंप्यूटर विजन का बच्चा यही मोटिव था कि हमारे पास तो क्या है, आईज है ना, बट साइंटिस्ट ने, क्योंकि कंप्यूटर विजन जो ये सारे एल्गोरिथम है, ये सारी जो टेक्निक्स है, ये आज की दिन नहीं है बच्चे। ठीक है, ये 1950 से स्टार्ट हुआ टर्म है। ठीक है, उसको लेके अलग अलग पॉलिसीज जनरेट की गई हैं, अलग अलग स्टेटमेंट आए हैं एआई को लेके। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे, है ना, एआई एथिक्स में अगर आप पढ़ेंगे तो हर कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिफरेंट क्या दे रहा है, डेफिनेशन दे रहा है। कौन दे रहा है, जैसे कि ब्रिटानिका ने अपनी स्टेटमेंट अलग दिया है, यूरोपियन एजेंसी अलग दे रही है, नीति आयोग जो भारतीय इंडियन गवर्नमेंट को जी जो नीति आयोग है वो अलग स्टेटमेंट दे रही है। तो सबके अपने अपने स्टेटमेंट है। बट यहाँ पे हमारे पास जो सबसे, अब कंप्यूटर विजन की बात हो रही थी ना बच्चों, तो कंप्यूटर विजन में बस यही एक टेक्निक यूज किया कि जब इंसान देख सकता है तो क्यों ना कंप्यूटर भी देखे। ठीक है, ये मेन ऑब्जेक्टिव था कंप्यूटर विजन का। तो कंप्यूटर विजन में यही सोच को लेके आगे बढ़े कि जो चीज हम कर पा रहे हैं वही हमारी मशीन भी कर पाए। ठीक है, तो मशीन उसको देखे, उसको देख के उसको ऑब्जर्व करे और उसके बेसिस पे ही प्रोडिक्शन दे दे। समझ रहे हैं, तो प्रिडिक्शन जब मिलेगी तो उसी के बेसिस पे आउटपुट मिलेगा, और उसका सबसे बड़ा आउटपुट आज आपके सामने में है। टेस्ला ने अपनी सेल्फ ड्राइविंग कार्स को बना दिया। ठीक है, इस चैप्टर को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें मॉडलिंग है। ठीक है, इसमें रिग्रेशंस आएंगे, बहुत सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। कंप्यूटर विजन में अलग अलग पार्ट्स मिलेंगे बच्चों, तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। आई होप कि आप लोगों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, मैं बहुत सारी वीडियोस को अब लेके आने वाला हूँ इस चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट योर सब्जेक्ट, है ना, एंड all the best. Wish you very all the best for your tomorrow's examination of your AI. Thank you so much and good luck.